तमिलनाडु से बीजेपी के मंत्री एल मुरुगन के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल मनाने के लिए पहुंचे और त्योहार की सभी को बधाई दी। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी को हराने चले लोग अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मीटिंग तो हुई पर 90 सीट जीतने की भी गारंटी मीटिंग में नहीं मिल पाई। बस इतना फैसला हो पाया कि खड़गे जी चीफ बन जाएंगे, कन्वीनर के लिए फिर बाद में मिला जाएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पार्टी भी आपस में मिल रही है, वर्चुअली नहीं रियल वर्ल्ड में मिल रही है। नए वोटर्स जो वोटर्स लिस्ट में जुड़े हैं उनको बीजेपी से कैसे जोड़ा जाए, ये फॉर्मूला लॉन्च कर दिया गया है। मोदी ने पार्टी का टारगेट और बढ़ा दिया है। 22 जनवरी का माहौल देखकर बीजेपी का अपना असेसमेंट है कि 400 सीटें तो पक्की मिल रही हैं। मोदी की पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है और इंडिया अलायंस में सेंटिमेंट क्यों बिगड़ रहा है, झगड़ा क्यों ज्यादा हो रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। राम मंदिर से बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ रही हैं? इस हेडलाइन के पीछे की खबर क्या है? मोदी ने क्या अनुमान लगाया है? कहीं 22 जनवरी के बाद नरेंद्र मोदी को 450 सीटें तो नहीं आ रही, 543 मिलाकर देख लीजिए। ऐसा तो नहीं विरोधी 100 के अंदर निपटने वाले हों। 22 जनवरी के बाद जो कुछ भी होगा, क्या मोदी को पता चल गया है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी में वोटर्स की कितनी निष्ठा बढ़ेगी? मोदी के पास कौन सा डेटा आ गया है? प्रभु राम के नाम कब कब बीजेपी के कितने % वोट बढ़े? राम मंदिर ने बीजेपी को वोटों का वरदान कैसे दिया? जो 2009 में हुआ, जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, क्या 24 में उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा प्रचंड होगा? इन 3 चुनावों में राम के नाम पर मोदी की पार्टी का कितना वोट बढ़ा? जब मोदी ने राम मंदिर के नाम पर आंदोलन शुरू किया तो 90 के दशक का पैटर्न 24 के लिए क्या हिंट दे रहा है? क्या वाकई मोदी का वोट बढ़ रहा है? वो कौन से राज्य हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं जहां राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी का ग्राफ अचानक से ऊपर उठ जाएगा? पहले ये देख लीजिए कि मोदी और मोदी के राम से बचने के लिए विरोधी शनिवार को कैसे छोटी छोटी खिड़कियों से एक दूसरे की ओर ताका झांकी कर रहे थे। इंडिया अलायंस वाले वर्चुअली मिले, कोई पटना से जुड़ा, कोई चेन्नई से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं और। फ्रेम में नीतीश भी थे, स्टालिन भी थे, शरद पवार, खरगे, केजरीवाल, येचुरी, राहुल, उमर अब्दुल्ला और लालू सब एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर ताक रहे थे। फ्रेम से ममता और उद्धव गायब थे क्योंकि वो जुड़े ही नहीं। यानी कहने को ये मोदी को हराने वाला सियासी जोड़ है, मगर इस जोड़ में अंदर ही अंदर बहुत झोल है। इंडिया अलायंस वाले जो वर्चुअल कॉल के लिए ममता और उद्धव जैसे नेता पकड़ के नहीं ला पा रहे, वो 24 में वोटर कैसे ला पाएंगे? इस वर्चुअल मीटिंग को देखकर तो यही लग रहा है जो विरोधी खुद ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो मोदी से कैसे लड़ेंगे? इंडिया अलायंस को पता है गाड़ी निकल गई है, अब बहुत देर हो गई है, और इस देरी की नर्वसनेस राहुल के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। वो अभी से दांतों तले उंगलियां चबाने लगे हैं। इंडिया अलायंस को भी अपने इंटरनल कैलकुलेशन में लग रहा है कि 24 में मोदी ही जीत रहे हैं, बम्पर जीत रहे हैं। आनन फानन में इसीलिए मीटिंग बुलाई गई, सबको जबरदस्ती वर्चुअली जोड़ा गया। इनकी तैयारी जूम कॉल और गूगल मीट पर ही चल रही है। जबकि मोदी वर्चुअली नहीं रियल में जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले फिलहाल तो छोटे छोटे विंडो तक ही सीमित है। इस विंडो में दिख रहे नेताओं के 19 वाले नंबर्स गिन लीजिए। जेडीयू 16, डीएमके 23, एनसीपी 4, कांग्रेस 52,
आम आदमी पार्टी 1, CPIM 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, RJD 0 टोटल कर लीजिए। विंडो में दिख रहे सारे चेहरों को मिलाकर हो जाते हैं 543 में से सिर्फ 102। कहीं ऐसा ना हो कि इस अलायंस का 24 में ट्रिपल डिजिट तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिलहाल 150 तो छोड़िए, सारे विरोधी मिलकर भी मुश्किल से 100 पार कर पा रहे हैं। तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ, और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। जबकि मोदी 400 ही नहीं 450 के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मोदी के हाथ ऐसा कौन सा मैजिक लग गया है? वो मैजिक है प्रभु श्री राम। मोदी को राम का आशीर्वाद मिल गया है, देश में राम लहर का सीधा प्रसारण हो रहा है, और ये राम लहर वाला लाइव टेलीकास्ट ही 24 में मोदी का बम्पर वोट बढ़ाएगा। ये कैसे होगा, अब आपको ये समझाते हैं। इसके लिए आपको 2009 से 2019 तक के आंकड़े देखने होंगे। 2009 के चुनाव के विश्लेषण से ये पता चलता है कि 28% ऐसे लोग जो रेगुलर मंदिर जाते थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। 2014 आते आते इसमें इजाफा हो गया, और रेगुलर मंदिर विजिट करने वाले 45% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में परसेंटेज 6% से बढ़कर 51 हो गया। इसके अलावा ऐसे हिंदू वोटर्स जो कभी कभार मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनमें से भी 39% ने बीजेपी को ही वोट दिया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। रेगुलर भगवान की प्रार्थना करने वाले 41% वोटर्स और कभी कभार प्रार्थना करने वाले 27% हिंदू वोटर्स ने 2014 में मोदी को वोट दिया। 19 में यहां भी इजाफा हो गया। रेगुलर प्रार्थना करने वाले 49% वोटर्स और कभी कभार प्रार्थना करने वाले 35% हिंदू वोटर्स ने 19 में मोदी को वोट दिया। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि जो हिंदू काफी ज्यादा धार्मिक है, उनमें से 53% ने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ऐसे सिर्फ 10% वोटर्स ने कांग्रेस को चुना था। इसी पैमाने पर जो हिंदू ज्यादा धार्मिक नहीं है, उनमें से भी 37% ने बीजेपी और 18% ने कांग्रेस को 19 के चुनाव में वोट दिया था।